नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए लीक से हटकर सोचने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑकलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता में G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। कहा, रूस यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति पर असर। थाईलैंड में एक डे केयर सेंटर में गोलीबारी में 22 बच्चों सहित 38 लोग मारे गए। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी में फंसे पर्वतारोहियों की तलाश जारी। अब तक 16 शव निकाले गए। आकाशवाणी पर साल भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम मतदाता जंक्शन की पहली कड़ी 23 भाषाओं में कल प्रसारित की जाएगी। फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स को साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार। भारत ने उत्तर कोरिया द्वारा जापान के समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की कड़ी निंदा की। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला का पहला मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सहायक सचिव कार्यक्रम 2022 के समापन सत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अमृतकाल में देश की सेवा करने और पंच प्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अधिकारियों की अहम भूमिका है। उन्होंने लीक से हटकर सोचने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने इस तरह के समग्र दृष्टिकोण के महत्व को स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने नवाचार के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये सामूहिक प्रयासों और देश की कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना की चर्चा करते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि शासन का ध्यान अब दिल्ली से बाहर देश के सभी क्षेत्रों पर केंद्रित हो गया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि महत्वपूर्ण योजनाएं अब दिल्ली के बाहर के स्थानों से शुरू हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जिले के उत्पादों के निर्यात के अवसर तलाशने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करने को भी कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर का स्वागत न्यूजीलैंड के पारंपरिक तरीके से किया गया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध व्यापक भागीदारी और आपसी प्रयासों से और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने न्यूजीलैंड के विपक्ष के नेता क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का संकट और गहरा गया है। उन्होंने कहा कि भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि विश्व के समग्र विकास के लिए ऐसे संघर्षों का समाधान आपसी बातचीत और राजनयिक प्रयासों के जरिए किया जाना चाहिए। श्री ओम बिरला आज जकार्ता में G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों के 8वें शिखर सम्मेलन P20 को संबोधित कर रहे थे। ये सम्मेलन प्रभावी संसद जीवंत लोकतंत्र विषय पर आधारित था। उन्होंने इस अवसर पर उभरते मुद्दे खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक चुनौतियां विषय पर एक चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कोविड महामारी के कारण पूरी दुनिया में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का संकट पैदा हुआ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से ये समस्या और विषम हो गई है।
उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक रहा है। भारत ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षवाद का समर्थन करने का आह्वान किया है, ताकि दुनिया आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उनका समाधान खोजने के लिए एकजुट हो सके। श्री बिरला ने कहा कि भारत का लक्ष्य युवाओं को संसद से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए संसद द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत का लोकतंत्र अधिक सशक्त और जीवंत हुआ है। भारतीय संसद लोगों के समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आह्वान किया है कि वे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास करें। वे आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समानता पर आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। I am confident that each one of you, chartered accountants, will bridge the gap between rural India and urban India, developed India and developing India, the rich and the poor, investors and entrepreneurs, all the stakeholders who rely on our records and our certificates, and will help the country progress towards a developed nation by 2047. श्री गोयल ने युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा कि वे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और प्रबंधन परामर्श के साथ साथ उद्यमिता के रास्ते भी तलाशें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विकास और शांति सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र शासित प्रदेश में इस साल लाखों पर्यटकों का आगमन और जन कल्याण के कामों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश यही दर्शाता है। श्री अठावले ने आज श्रीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करके जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना चाहती है। श्री अठावले ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र के कई निवेशक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश में जन कल्याण के कामों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। सरकार ने 14 राज्यों के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी की है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ये अनुदान राशि जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। थाईलैंड के नोंग बुआ लाम्फू प्रांत में आज एक शिशु देखभाल केंद्र में गोलियों और चाकू से किए गए हमले में 38 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये हमला एक पूर्व पुलिसकर्मी ने किया था। हमलावर की तलाश शुरू होने पर पुलिसकर्मी ने अपने परिजनों को मारने के बाद आत्महत्या कर ली। मृतकों में 22 बच्चे और करीब 16 वयस्क शामिल हैं। हमलावर ने इनमें से कई पर गोलियां चलाई थी और कुछ पर चाकू से वार किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए लीक से हटकर सोचने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑकलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता में G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति पर असर।
थाईलैंड में एक डे केयर सेंटर में गोलीबारी में 22 बच्चों सहित 38 लोग मारे गए। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी में फंसे पर्वतारोहियों की तलाश जारी, अब तक 16 शव निकाले गए। आकाशवाणी पर साल भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम मतदाता जंक्शन की पहली कड़ी 23 भाषाओं में कल प्रसारित की जाएगी। फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार। भारत ने उत्तर कोरिया द्वारा जापान के समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की कड़ी निंदा की। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कल रात माल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग अभी भी लापता हैं। ये हादसा मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुआ। अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों के लापता होने की वजह से मृतकों की संख्या और अधिक हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सहायता विभाग के कर्मचारियों को बचाव कार्यों में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी में फंसे पर्वतारोहियों का तलाश अभियान जारी है। अब तक कुल 16 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें 2 प्रशिक्षक और 14 प्रशिक्षु शामिल हैं। 4 अक्टूबर को ये पर्वतारोही दल हिमस्खलन के बाद द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी पर फंस गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए आकाशवाणी पर साल भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम मतदाता जंक्शन की पहली कड़ी कल प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम की कुल 52 कड़ियां हैं। प्रत्येक कड़ी की अवधि 15 मिनट की होगी। इसे देशभर में 23 भाषाओं में विविध भारती के स्टेशनों, FM रेनबो, FM गोल्ड और आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इसे शाम 7 से 9 बजे के बीच सुना जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे, CEO प्रसार भारती मयंक कुमार अग्रवाल और महानिदेशक आकाशवाणी समाचार वसुधा गुप्ता की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देशभर के मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। अभी जितने PWDs हमारे मतदाता हैं, उनके लिए हर बूथ पर एक सहयोगी अगर वो चाहते हैं, एक रैम्प और ब्रेल में पढ़ने का जो वोटिंग बैलेट यूनिट है उसके पास में साधन, इतना हम उसको एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करें। वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया है। स्वीडन की अकादमी ने इस फ्रांसीसी लेखिका को व्यवस्थाओं के प्रति अपने निजी अनुभवों को पूरे साहस के साथ अभिव्यक्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। एनी ने अपनी लेखनी के जरिए साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी पर कई लेख लिखे हैं। उनकी साहित्यिक रचना का समाजशास्त्र के साथ गहरा संबंध है। भारत ने जापान के ऊपर से गुजरे उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस कदम को समूचे क्षेत्र और उससे आगे भी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से संबंधित सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को पूरी तरह कार्यान्वित करने का आह्वान किया। उत्तर कोरिया द्वारा मंगलवार को जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के बाद 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कल बैठक हुई थी। सुश्री कंबोज ने कहा कि मौजूदा दौर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी प्रयास जारी रखना महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।
आज की कड़ी में हम ला रहे हैं भारत में हिंदी सिनेमा के सफर की कहानी। बॉलीवुड के नाम से मशहूर हिंदी फिल्म उद्योग आज भारत में फिल्मों से होने वाली कुल आय में करीब 40% का हिस्सेदार है। अभी अमेरिकी फिल्म उद्योग हॉलीवुड को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केंद्र बन चुका है। व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ बगैर किसी नाच गाने वाली एक विशिष्ट शैली की यथार्थवादी कला फिल्में भी हिंदी सिनेमा का ही हिस्सा हैं। बॉम्बे और हॉलीवुड के मेल से बना शब्द बॉलीवुड तब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आया जब 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के तौर पर अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। 50 और 60 के दशक में बनाई गई अनेक हिंदी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाया गया और उनका संगीत भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। वो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे सितारों का जमाना था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। मुगल आजम, आवारा, संगम, गंगा जमुना, प्यासा, आराधना, बॉबी, आनंद और शोले जैसी फिल्में पूरे देश में बेहद पसंद की गईं। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। 2 आदमी और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों ने 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राज किया। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? और मुझे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब? ए बाबू मशाए, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतर आए, कहो क्या ख्याल है? मधुबाला, नरगिस, वैजयंतीमाला, मीना कुमारी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों का जादू भी सबके सर चढ़कर बोला कि आसिफ, B.R. चोपड़ा, राज कपूर, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, सुभाष घई, मीरा नायर और आशुतोष गोवारिकर जैसे महान फिल्म निर्माताओं ने हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। नौशाद, S.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, R.D. बर्मन और A.R. रहमान जैसे प्रख्यात संगीतकारों ने फिल्म संगीत को नई ऊंचाई दिलचस्प बात यह है कि ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में आधिकारिक तौर पर नामांकित सभी तीनों भारतीय फिल्में यानी मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान हिंदी में ही बनी थी। आकाशवाणी ने भी फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में अपनी शानदार भूमिका निभाई। कल हम आपको देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तेलुगु सिनेमा की कहानी सुनाएंगे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आपत्तिजनक ट्वीट के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राष्ट्रपति के बारे में कांग्रेसी नेता उदित राज द्वारा प्रयोग किए गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। और कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी, एक महिला और जिन्होंने संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार कर रही है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राष्ट्रपति पद पर पहुंची देश के जनजातीय समुदाय की पहली महिला के बारे में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है वो माफी के योग्य नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजा है और उनसे क्षमा मांगने को भी कहा है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कल शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। दोनों नेता वहां पार्टी की राज्य कोर समिति की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रामेश्वर तेली, राज्य भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता भी बैठक में भाग लेंगे। दूसरे दिन दोनों नेता गुवाहाटी में पार्टी के नए राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बाद में वे खानापारा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित भी करेंगे। खादी इंडिया के नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के शोरूम में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर 1 करोड़ 34 लाख रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। पिछले साल 30 अक्टूबर को इस शोरूम में 1 करोड़ 29 लाख रुपए की बिक्री हुई थी। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग KVIC क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिए जाने से खादी के उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। श्री मोदी ने 25 सितंबर को प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी नागरिकों से खादी खरीदने का आग्रह किया था। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। एक अच्छा तरीका ये है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 58,222 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,332 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 81.89 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। चांदी 61,300 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रही थी और अंतर्दिवसीय कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93.20 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के एक परिवार के 4 सदस्यों के अपहरण और हत्या मामले में संदिग्ध 48 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैलिफोर्निया की मर्सेट काउंटी में एक 8 महीने की बच्ची सहित भारतीय मूल के एक सिख परिवार के सदस्य मृत पाए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर से उच्च स्तरीय जांच की अपील की है।
लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका ने 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत को जीत के लिए 250 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 30 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 40 ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बनाए थे। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 2 जबकि रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट लिया। वर्षा से बाधित मैच को 40-40 ओवर का कर दिया गया है। बांग्लादेश में महिला क्रिकेट एशिया कप में कल भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1 बजे से सिलहट में खेला जाएगा। आज टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में थाईलैंड ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। ये थाईलैंड की इस एशिया कप में पहली जीत है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज अब तक 41 स्वर्ण, 29 रजत और 26 कांस्य सहित कुल 96 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। हरियाणा 29 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 72 पदकों के साथ दूसरे स्थान और महाराष्ट्र 24 स्वर्ण, 24 रजत और 45 कांस्य पदक सहित कुल 93 पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार देर रात बिहार के दरभंगा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि राकेश मिश्रा नाम के इस युवक को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से वो मोबाइल भी बरामद हुआ है जिससे उसने मुकेश अंबानी को धमकी दी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज विजय नायर की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। उन्हें हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक निजी अस्पताल में कल सीवर टैंक की सफाई के दौरान जहरीले धुएं से मरने वाले 4 लोगों के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। एनएचआरसी ने गरीबों और वंचितों के मानवाधिकारों के ऐसे घोर उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और किए जाने वाले उपायों सहित घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए आयोग ने 4 सप्ताह का समय दिया है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 24 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, शिलंग, गैंगटोक, अगरतला, ईटानगर, इम्फाल, आइजोल और कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में तापमान 20 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए लीक से हटकर सोचने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑकलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता में G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। कहा, रूस यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति पर असर। थाईलैंड में एक डे केयर सेंटर में गोलीबारी में 22 बच्चों सहित 38 लोग मारे गए। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी में फंसे पर्वतारोहियों की तलाश जारी। अब तक 16 शव निकाले गए। आकाशवाणी पर साल भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम मतदाता जंक्शन की पहली कड़ी 23 भाषाओं में कल प्रसारित की जाएगी। फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स को साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार। भारत ने उत्तर कोरिया द्वारा जापान के समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की कड़ी निंदा की। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला का पहला मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।